दूसरा कि आपके चैनल पे बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये चर्चा करनी चाहिए। जी जी। मैं श्री मुरुगेश निरानी जी, जो निरानी शुगर्स के मालिक हैं और इथेनॉल और शुगर कंपनी के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। हाल फिलहाल देखा कि बिहार बंद कल था, उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे एक अलग अपना रूप लेते हैं, एक महिला को तंग करते हैं जो कि टीचर रहती है, एम्बुलेंस को रोकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, हमारे साथ जो मेहमान है परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि मधुबन विधानसभा से 2 बार के विधायक और साथ ही साथ बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री राणा रणधीर सिंह जी हमारे साथ हैं। तो सर, भारत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज 5 सितंबर है, यानी कि शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे आप हमको मिले हैं, ये मेरी सौभाग्य है। और मैं यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे बहुत गणमान्य बुजुर्ग लोग और शिक्षक लोग सभी लोग उपस्थित हैं। ये चीज देखते हुए कुछ मेरे मन में सवाल है और जनता का भी सवाल है, तो हम सोचे कि आपके समक्ष रखें और उसका जवाब दें। शुरू करते हैं। जी सर। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके मधुबन विधानसभा में 3 प्रखंड है। मधुबन हो गया, पकड़ी दयाल है, फेनहारा है। अब तक में सबसे बेहतर और सबसे बड़े विकास कहाँ हुए हैं और कब हुए हैं? सबसे पहले तो अनमोल जी, आपके चैनल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। जी सर। भारत की पुकार आपने शुरू किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे विधानसभा में आए हैं तो आपका स्वागत भी है। और आपने प्रश्न पूछा है मधुबन के विकास से संबंधित। ठीक कहा आपने, हमारे यहाँ 3 ब्लॉक है, मधुबन, पकड़ी दयाल और फेनहारा। जी। पकड़ी दयाल हमारा अनुमंडल भी है और हमारा ब्लॉक भी है। तो आप ऐसे तो विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे तो मैंने एक पूरी पुस्तक छपवाई है, विकास रथ पे मधुबन। जी जी। 5 वर्षों में मेरी ये आदत है कि जो जो काम करता हूँ जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखता हूँ। जी। एक एक काम का हिसाब देता हूँ, क्योंकि जनता मालिक है, जनता कहते हैं जनार्दन है, उसमें भगवान का रूप होती है। तो उसको जानना चाहिए कि जिसको हमने प्रतिनिधि बनाए, जिसको हमने अपना बहुमूल्य वोट दिया, आशीर्वाद दिया, वो क्या काम करता है और वो फिर आकलन करे। जी। आप जब इसका पहला पन्ना देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने अपना उपलब्धियां और संकल्प ये दोनों भी दिखाए कि हमने 5 वर्षों में क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं और फिर आगे आने वाले 5 वर्षों में हम क्या काम करेंगे। उसी से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। तो हम लोगों ने बड़े काम आप पूछते हैं, तो एक फेनहारा ब्लॉक में हमारे यहाँ पकड़ी दयाल अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल है, मधुबन प्रखंड में CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फेनहारे ब्लॉक में CHC नहीं था। तो 10 करोड़ की लागत से CHC बन के तैयार है और वो बस उद्घाटन होना था। बाढ़ की वजह से हुआ कि सभी बिहार के सभी CHC का एक साथ होगा, तो उसका समय बदल गया। मुझे लगता है अगले हफ्ता में या कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी समय देंगे तो उद्घाटन हो जाएगा। बिल्कुल हाईटेक हॉस्पिटल है। मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे शिलान्यास का भी सौभाग्य हुआ और उद्घाटन में भी मैं सम्मिलित रहूंगा। तो एक तो वो हुआ, हमारे मधुबन में ITI कॉलेज बन के तैयार। ANM जो हमारी बेटियों के लिए नर्सिंग का और ANM जो है, ITI तो चल रहा है, ANM की भी पढ़ाई शुरू हो गई। जी जी। तो पकड़ी दयाल में है वो, उसकी भी पढ़ाई शुरू हो गई। और एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क, आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे 5 किलोमीटर आगे तो कृष्णगरा चौक से फेनहारा हाई स्कूल चौक तक 11 किलोमीटर की सड़क, वो पथ निर्माण विभाग की सड़क, वो बहुत खराब हालत में थी। उसका चौड़ीकरण हो गया और खूब बढ़िया से उसको सजा दिया गया है। तो एक बड़ा रोड 26 करोड़ के लागत से वो बना। ग्रामीण सड़कें करीब 150 सड़कों का निर्माण हुआ। और आप अगर आए होंगे तो भारत माला सड़क आपने देखी होगी, जो हमारे ही विधानसभा में चूरमा बांकीपुर चौक से, जिसको स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर चौक से हम लोग जानते हैं, वहां से लेके बरगनिया तक की ये सड़क है, जिसमें करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर हमारे विधानसभा में पड़ता है। तो ये ग्रामीण कार्य सड़कों का बजट, 1 दर्जन पुलों का निर्माण हो रहा है, काम शुरू है। वो लिस्ट भी हमने दिया है कहाँ कहाँ बना है। तो ये पूरी लागत आप जोड़ेंगे, सबका खर्चा जोड़ेंगे, तो अकेले मधुबन विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 500 करोड़ रुपया 5 वर्षों में आया है विकास कार्यों के लिए। तो एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो प्रतिवर्ष 100 करोड़ का औसत जाता है।
मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मधुबन की जनता के आशीर्वाद से मुझे इतना कुछ करने का सौभाग्य हुआ है। आने वाले समय में हमारी योजना है कि एक प्रखंड में, जैसे मधुबन में डिग्री कॉलेज है, लेकिन हमारी बेटियों को ग्रेजुएट करने के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया और सरकार से हम लोगों ने मांग किया था और सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया। तो आने वाले 5 वर्ष में जो हमारा संकल्प है, तो हम लोग शुरू के ही 1-2 वर्ष में सभी प्रखंडों में, फेनारा में भी और पकड़ी दयाल में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना हम सब कराएंगे। दूसरा एक विषय हम लोग देखते थे, चूंकि हम लोग गांव से, धरातल से जुड़े लोग हैं, तो मान लीजिए गरीब आदमी की बेटी की शादी है, उसकी बेटी का छेका है, वो अपना पाई जोड़ के पैसा जमा किया, शादी के दिन बारिश हो गई, आंधी आ गया, उसकी पूरी तैयारी जो है खराब हो जाती थी। वो गरीब आदमी है, सालों से पैसा जमा किया, अब फिर वो उस तरह का टेंट पंडाल लगाने में उसकी क्षमता नहीं। तो हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि हर पंचायत में हम लोग कन्या विवाह भवन, बहुत भव्य जैसा शहरों में होता है, खूब बढ़िया उसका अनावरण करके, नहीं टाइल्स मार्बल चबूतरा भी, स्टेज भी अच्छा बना है, और एक बड़े हॉल में हमारी गरीब आदमी के भी, किसान गांव में रहने वाले गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी, उसका जयमाला बहुत शान से, धूमधाम से करे। ये संकल्प हम लोगों का है, वो भी हम लोग करें। मधुबन की जनता का विकास और उसकी सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज से 21 वर्ष हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन के हो गए और मैं बहुत आभारी हूँ मधुबन की जनता का, जिसने बहुत ही समर्थन दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और एक ताकत भी मिलती है जनता से, जिसके उसी ताकत पर हम लोग उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आप पूछते हैं कि क्या लक्ष्य है, तो लक्ष्य है कि विकसित मधुबन बने, आत्मनिर्भर मधुबन बने, और यहाँ के नौजवानों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छा बढ़े, ताकि नौजवानों को काम के लिए बाहर न जाना पड़े। ऐसा हम लोग इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। तो धन्यवाद सर। आपने जैसा कि बताया कि हम शिक्षा के मार्ग में काम किए, स्वास्थ्य के मार्ग में काम किए, लेकिन इस बीच एक कड़ी और जुड़ता है कि आपने मधुबन में युवाओं के लिए उद्योग और रोजगार के बारे में और उसके संदर्भ में क्या काम किया? एक आपको बताता हूँ जी, हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट को लेके, स्किल डेवलपमेंट और बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन हो, ये हमारे दिमाग में शुरू से रहता था, क्योंकि मैं भी यहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। जी जी। तो हम लोगों ने 10 वर्ष पहले मधुबन में मधुबन सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराई, जो +2 स्कूल है और अच्छे से चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी हमारे मधुबन में हैं, ताकि हमारे बच्चे डिजिटली अपडेटेड रहें, स्किल्ड रहें, और उनको यहाँ भी काम मिल सके, और बाहर भी अगर काम चाहते हो तो उनको आसानी से मिल जाए। जी, देखिए, हम लोग उस परंपरा संस्कृति के लोग हैं जहाँ गाँव में पहले ये व्यवस्था रहती थी कि 16 साल 18 साल की उम्र होते होते हर नौजवान किसी न किसी स्किल में दक्ष होता था। कोई लकड़ी का सामान बनाता, कोई लोहे का बनाता, कोई मिट्टी का बनाता, मतलब उसके अंदर कोई न कोई स्किल आ जाता था। समाज और गांव इसकी चिंता करता था। उस ट्रेंड को और हम लोग मजबूत करना चाहते हैं, और कृषि और पशुपालन जो केवल रोजगार नहीं है, ये जीवन शैली भी है, जीवनचर्या भी। मुझे सहकारिता मंत्री रहने का भी सौभाग्य हुआ जी। और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में ही केसीसी ऋण की सुविधा जो है और कृषि का विस्तार कराया। केवल खेती बाड़ी को ही कृषि में नहीं छोड़ा, पहले यही था, खेती बाड़ी करने वालों को ही केसीसी सरकार की सहायता मिलती थी। हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार बनी, जो चल रही, उस सरकार ने इसका विस्तार किया और कहा कि नहीं, डेयरी को भी हम कृषि का दर्जा देंगे, हम गोटरी को भी कृषि का दर्जा देंगे, हम फिशरी को भी कृषि का दर्जा देंगे। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि किसानों को जो ऋण मिलता है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें पहले केवल खेती करने वाले को था, आज मत्स्य पालक को भी है, गौ पालक को भी है, बकरी पालक को भी है, और जो मुर्गी पालक जो है उसको भी है। तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। यहाँ कोऑपरेटिव, वेजिटेबल कोऑपरेटिव की शुरुआत हम लोगों ने कराई थी। एक बड़ा अच्छा पहल था जिसको मुख्यमंत्री जी ने
बहुत सराहा भी। और मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में आज हमारे मधुबन में वेजिटेबल कोऑपरेटिव के तहत बड़ा सा गोदाम और बाजार मधुबन के बगल में दक्षिणी पंचायत में नया चौक बना है, वहाँ पे उसकी शुरुआत हो गई। हमारे तीनों ब्लॉक में उसको वेज फेड बोलते हैं और उसका जो ब्रांड नेम है वो तरकारी। अच्छा, तो बिहार की सब्जी, बिहार की तरकारी बाहर जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये अब बिहार की तरकारी, चंपारण की तरकारी, जो सब्जी तिरहुत का जो वेज फेड है जी जी, वो नेपाल में भी और अरब कंट्रीज में भी मोतिहारी का सब्जी, झिंगुनी, लौका, रमतोरई, ये सब जाना। तो ये बढ़ा है काम। कोरोना काल में उस ऐसे विकट परिस्थिति में भी हम लोगों ने तिरहुत सब्जी ये जो प्रसंस्करण वाला है उसकी स्थापना कराई थी और कठिन समय में भी लोगों को सब्जी उसके माध्यम से उपलब्ध कराया था। वो काम तेजी से आगे बढ़ रहा। सब्जी वेज फेड का जिक्र इसलिए भी किया है कि हमारा ये कैश क्रॉप है। दूसरा कि आपके चैनल पे बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये चर्चा करनी चाहिए। जी जी। मैं श्री मुरुगेश निरानी जी, जो अच्छा। निरानी शुगर्स के मालिक हैं और इथेनॉल और शुगर कंपनी के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है, जी जी, तो मुझे सौभाग्य हुआ पार्टी की तरफ से उनके विधानसभा में 1 महीने काम करने का। और मैं 1 महीने उनके साथ रहा और मैंने लगातार उनसे आग्रह निवेदन किया कि हमारे यहाँ रीगा चीनी मिल जो है आप ले सकते हैं, सीता मैया की धरती है। जी जी। उन्होंने कहा कि ठीक है राणा जी, चुनाव बाद सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन संजोग ऐसा बना कि मुझे लगता है 1.5 वर्षों के बाद आदरणीय निरानी साहब का आगमन हुआ और आज रीगा चीनी मिल जो है वो बिल्कुल शुरू हो गया है। तो उसमें गिलहरी वाली भूमिका जो है कहीं ना कहीं मैं अपनी समझता हूँ और मुझे लगा कि आप जब बात कर रहे हैं तो वो भी हम लोग को चर्चा करना चाहिए। जी जरूरी है। हम लोगों ने देखिए मक्का का उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ गया, मक्का भी कैश क्रॉप के रूप में, और इथेनॉल के लिए मक्का जो है, मक्का पूरे देश में आ जाएगी और फिर बिहार में आ जाइए तो पूर्णिया अगर 1 नंबर पर है तो चंपारण दूसरे नंबर पर, कोसी का क्षेत्र अगर 1 नंबर पर है तो चंपारण दूसरे नंबर पर है। और हम सब प्रयास में लगे हैं, जब से ये औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ बिहार की सरकार ने किया है और बिहार की सरकार ने इसको गंभीरता से लिया कि भाई हमने सड़कें बनाई, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य के साधन दे रहे हैं, अब हमारे बच्चों को, यूथ को रोजगार भी उसके घर पर मिले कि रोजगार के लिए वो दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में नहीं जाए। सरकार का और हम सबका फोकस भी इसी पर। हम लोगों ने नौजवानों को सर्विस सेक्टर में, कोई नौजवान जो भी आते हैं तो उनको हम लोग सर्विस सेक्टर में उनको मदद करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हो या उनको एक अच्छा स्किल हो तो अच्छे सुपरवाइजर के रूप में, या टेक्निकली वो साउंड हैं तो ऐसी कुछ कंपनियों से हम लोगों की बातचीत रहती है तो उनको वहाँ प्लेसमेंट भी हम लोग कराने का काम करते हैं। तो ये सुविधा भी और ये सहूलियत भी, ये हमारा काम है एक तरह से। जी जी। कि हमारा यूथ अगर हमसे संपर्क करे तो उसको इस प्रकार की सहूलियत हमारे कार्यालय से मुहैया कराई जाए और हम लोग इसका भी ख्याल करते हैं कि हम लोग उपलब्ध कराएं। जी। फैक्ट्री का तो रीगा से शुगर फैक्ट्री जो है वो सीतामढ़ी में पड़ता है, लेकिन आपके बगल के और बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं और साथ ही साथ लगभग कृषि मंत्री भी रह चुके हैं आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, और वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री है, हनुमान चीनी मिल नाम करके है, और काफी लगभग 2012 के बाद उसका परिचालन बंद हो गया और बहुत सारा बात हुआ, बहुत सारा चुनावी रणनीति भी हुआ और मोदी जी भी आए थे तो बोले थे कि हम आएंगे यहाँ पे दोबारा तो चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन छठी बार आ गए, उस चीनी मिल का चीनी का चाय नहीं पिए। और वो चीनी मिल के चालू होने के लिए कोई अभी तक कुछ मतलब दिख नहीं रहा है जनता को, तो उस पर आप 2 बातें अपनी सोच क्या रखते हैं? नहीं देखिए, अच्छा है प्रश्न और ये चर्चा चलती है। देखिए मोदी जी तो विकास के लिए जाने जाते हैं और मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में जो विषय भी रखा उसको पूरा किया। मोतिहारी में आदरणीय राधा मोहन जी ने, चीनी मिल पर मैं आऊँगा, लेकिन वो बहुत बड़ा डेयरी, मदर डेयरी का प्लांट खुल गया। कृषि के क्षेत्र में पूरा विश्वविद्यालय ही एक तरह से पिपरा कोठी में रन कर रहा है, जहाँ पशुपालकों को ट्रेनिंग दी जाती है, किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। और मदर डेयरी हर महीने करीब 11 करोड़
रुपया किसान भाइयों को उससे मिल रहा है, चंपारण के किसान भाई। ये सब हुआ है। अकेले मोतिहारी में हम लोगों का तो छोड़ दीजिए, 12 विधानसभा है मोतिहारी जिले में, लेकिन मोतिहारी में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और जिसकी वजह से यूथ को रोजगार मिल रहा है, ये अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 1000 करोड़ का काम केवल मोतिहारी शहर में चल रहा है। अब आप आइए, चीनी मिल शुरू करने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको जानना चाहिए। मोदी जी ने कहा था इसलिए कि मोदी जी चाहते हैं कि हर क्षेत्र का, हर कल कारखाने का विकास हो। मोदी जी उसमें कहीं पीछे भी नहीं रहते। लेकिन मोतिहारी का चीनी मिल जो था वो सरकारी नहीं था, पहला चीज जानना हो, ये प्राइवेट चीनी मिल है। उसके तकनीकी कारण थे या तकनीकी कारणों से वो शुरू नहीं हो पा रहा है। अगर वो सरकारी होता, सरकार के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में होता, तो ये प्रश्न उठाना या इसको कहना ये होता। लेकिन वो फिर भी तकनीकी बाधा की वजह से वो मिल शुरू नहीं हो पाई। ये प्राइवेट है, ये तकनीकी बाधा अगर उसकी दूर हो जाएगी तो मुझे लगता है वहाँ भी शुरू हो जाएगी। भविष्य में उसको देख सकते हैं हम लोग चालू। देखिए, कहा ना कि प्राइवेट है, आपका ये भारत की पुकार चैनल, आप इसको नहीं चालू करना चाहेंगे, बंद करना चाहेंगे, तो उसमें कोई सरकार आपको चालू करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखेंगे, ये तकनीकी पहलू, लेकिन निश्चित रूप से चर्चा होती है। तो अब इस पर हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया। हम लोग सोचते हैं कि कुछ हो जाए तो प्रमाण के साथ वहाँ काम करा जाए। और जो निरानी शुगर्स जो जिन्होंने रीगा में शुरू किया, उनसे भी हम लोगों ने चर्चा की, उन्होंने भी रुचि दिखाई है। लेकिन जब इसमें कुछ विशेष डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जनता की सेवा में उसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, तकनीकी कारणों से, निजी कारणों से वो नहीं शुरू हो पाया, और प्राइवेट होने से सरकार का उस पर दबाव नहीं हो सकता। सर, अभी हम हाल फिलहाल में उसको कवर किए थे, मोतिहारी चीनी मिल को, लेकिन वहां पे जब हम कवर किए ना सर, तो वहां पर हम देखें कि उसके आसपास के जितने जमीन है, उसके क्वार्टर हैं या उसके संबंधी जो भी थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब भू माफियाओं का कब्जा उस पर बन रहा है। और एक संक्षिप्त में आरोप ये भी लगता है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनकी भी हिस्सेदारी उसमें रहती है। तो क्या ये साक्ष्य? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और आप तो देखिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। जी जी। अगर आपको ऐसी जानकारी है तो जरूर आपको पता करना चाहिए और साक्ष्य के साथ ये विषय रखना चाहिए। मोतिहारी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं और इस प्रकार की संलिप्तता में न रहते हैं न होंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ। ठीक है, हम लोग अब बिहार के विधानसभा से हटते हैं और चलते हैं सीधा पटना के जो माहौल अभी चल रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि बिहार बंद कल था, उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे एक अलग अपना रूप लेते हैं। एक महिला को तंग करते हैं जो कि टीचर रहती है, एम्बुलेंस को रोकते हैं, साथ ही साथ जो पत्रकार होता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये लाजमी है होना? नहीं, ऐसे कुछ विषय मैंने डिजिटल माध्यम से किन्हीं किन्हीं मित्रों ने मुझे दिखलाया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बंद जो है हमारे क्षेत्र में, चंपारण में, हमारे विधानसभा में, ये बंद स्वतः स्फूर्त था। हम लोगों ने केवल लोगों से अपील किया, आग्रह किया, और लोगों ने, दुकानदार भाइयों ने, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो गाड़ी वाले भाई हैं, सब ने, रेली वाले, पटरी वाले, फुटपाथ के दुकानदारों ने भी बहुत सहयोग किया। और ऐसी कोई घटना इधर नहीं हुई। कुछ घटनाएं जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नए और उत्साही कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करती। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि कोई जबरदस्ती नहीं करती, कोई विषय नहीं करना, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आग्रह करना है। लोकतंत्र में लोगों का दिल जितना होता है, उनका विश्वास जितना होता है, और पार्टी आगे सुनिश्चित करेगी कि इस तरह का कोई भी हमारा कार्यकर्ता इस तरह की शैली में कार्य न करे। अच्छा, विपक्ष अक्सर सवाल उठाते रहते हैं कि हम अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें बिहार बंदी हो जाती है और पूरा वर्ल्ड वाइड न्यूज हो जाता है। लेकिन वही मोदी जी कुछ बोलते हैं, हमारी माँ को हो गए या सोनिया गांधी जी को कुछ बोलते हैं, तो इस पर कुछ चर्चा नहीं होता है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, देखना पड़ेगा। आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास सारे क्लिपिंग्स रहते हैं, सब चीज का भाषण भी आपके पास रहता है।
और 140 करोड़ की जनता जानती है कि मोदी जी कभी किसी के परिवार, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी मूल्यों की बात करते हैं, मोदी जी स्वस्थ परंपरा की बात करते हैं। और आपको मालूम है, आपके पास भी क्लिपिंग होगा, किस तरह से, आप एक उदाहरण बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मंच से किसी दूसरे पार्टी के किसी नेता को कुछ गलत बात कहा गया हो, अमर्यादित बात कहा गया हो, लेकिन इस तरह से उनकी स्वर्गवासी माता जी को जो गाली दी गई, अश्लील गाली दी गई, उससे तो पूरा देश, पूरी दुनिया जो है स्तब्ध है कि जो उनकी माता जी कभी राजनीति में रही नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। और भारतीय संस्कृति में स्वर्गवासी व्यक्ति पर कुछ बोला नहीं जाता, गाली देना तो दूर की बात है। तो आप समझ लीजिए कि महागठबंधन के मित्र, कांग्रेस के मित्र कैसे हैं कि मोदी जी की मां को गंदी अश्लील गाली देने के बाद भी वो खेद प्रकट करना जो है उन्हें अहंकार के विपरीत समझते हैं। लगता है कि भाई हम लोग बड़े लोग हैं तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की माँ बहन को गाली कर सकते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिलवा सकता अपने मंच से, वो आम जनता के माँ बहन की क्या इज्जत करे। इसलिए इसकी तो जितनी निंदा की जाए। और फिर नरेंद्र मोदी जी से कोई कभी इस तरह की चर्चा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी नहीं हुआ। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात न सोचती है, न कभी इस तरह का चीजों में विश्वास करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको अनमोल जी, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देख रहे थे हमारे साथ थे बहुत ही विवाद और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी आदमी आदरणीय श्री राणा रणधीर सिंह जी थे हमारे साथ, और बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देते हैं और सटीक देते हैं। तो फिलहाल इतना ही। मैं आपका दोस्त अनमोल कुमार, भारत की विवाद के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।